अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं फिर हाजिर हूँ मुसव्विर और फिज़िक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है इससे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको देखना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों को जो सम है वो हमारे पास कंजर्व करते हैं या नहीं। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक हम पढ़ने से पहले हम लोगों ने पहले क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। जब काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी साथ में फाइंड करें तो उसके सम अप से हमारे पास क्या आता है, टोटल हमारे पास जो वर्डन है वो आता है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो वो टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व करती है या नहीं, तो उसको प्रूव करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ेंगे स्टूडेंट। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, वो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये हम लोग पहले देखेंगे कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, ताकि अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें पता चल जाए स्टूडेंट तो लॉ ऑफ उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, उससे हमें पता चले कि ये कंजर्व करती है एनर्जी या नहीं करती स्टूडेंट। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था जो वर्क होता है वो हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पर हमारे पास W इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं इसको, तो एफ डॉट डी एस हमारे पास अपर एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर हो गया। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। जो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है क्या है, m है, और वो पोजीशन 1 पर है। ये हमारे पास क्या है, पोजीशन 1 है हमारे पास। और हमारे पास स्टूडेंट जो है ये हमारे पास क्या है, मास है। सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन 1 है स्टूडेंट। अब एक और पोजीशन यहाँ पर ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पोजीशन 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर पोजीशन 1 पर है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो हमारे पास क्या है, हम इस पर फोर्स लगाते हैं ताकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 पे पहुंच जाता है। पोजीशन 1 एंड 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एस है हमारे पास। पोजीशन 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास। तो हमने ये पढ़ा है कि फोर्स जो है वो हमने ये भी पढ़ा, ये इक्वेशन पढ़ा है कि फोर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, F इज इक्वल टू स्टूडेंट किस चीज़ के बराबर है, ma के बराबर है हमारे पास। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास m अपना लिखते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर थे, डेल्टा v बाई डेल्टा t। मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पिछले जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़े थे उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v बाई डेल्टा t से हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। तो ये ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने पढ़ा है जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो s इज इक्वल टू वी टी है स्टूडेंट हमारे पास। ये हमारे पास पेन की, हाँ, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वो ये है, s इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बेसिक इक्वेशन है मोशन का। एंड
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डी को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी हमारे पास जो एस हमारे पास आ रहा है चेंज और या डिस्टेंस में हमारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम चेंज और वेलोसिटी वही है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 W इक्वल टू 1 लिमिट अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1 टू एफ डॉट डी एस है हमारे पास स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डी एस पुट करते हैं, सही है, इस इक्वेशन में डी एस पुट करते हैं और साथ में एफ की वैल्यू भी पुट करते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम डी वी बाई डी टी हमारे पास। तो W12 जो हमारे पास ये 1 से ये अपर लिमिट 1 है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है 1 है, और पहुंचता क्या है फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन हमारे पास स्टूडेंट क्या है 2 है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या अपर एंड लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं W12 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो 1 पोजीशन से जा रही है 2 पोजीशन की तरफ स्टूडेंट। तो हम लोगों ने क्या करा, इसे हम लोगों ने आसानी से पुट किया। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एम डी वी बाई डी टी हमारे पास, ये मैंने एफ की जगह पुट किया और डी एस की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया है हमारे पास वी डी टी, ये हमारे पास डी एस की वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डी टी और डी टी हमारे पास क्या होती है, कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट। ये डी टी हमारे पास स्टूडेंट और ये डी टी हमारे पास कैंसिल हो जाती है। जब ये कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट तो हमारे पास क्या होता है, तो अब हम यू लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि W12 अब m जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। अगर हम लोग एक पोजीशन से ऑब्जेक्ट को लेके जाए दूसरी पोजीशन में स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट की जो मास है वो हमारे पास कांस्टेंट है और हमेशा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं हम लोग। तो m1 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट अपर लिमिट हम लोग पुट करने के बाद इंटीग्रेशन डी वी, ये हमारे पास डी वी रह जाता है और साथ में वी रह जाता है स्टूडेंट। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट ये देखने ये हमारे पास m जो है वो कांस्टेंट रखेगा, ये रिलेशन कुछ u बन सकता है हमारे पास, ये हमारे पास रिलेशन m को हम कांस्टेंट रखते हैं। अब m1 अपर लिमिट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v डी वी, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 वी डी वी हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर मैंने एम ले रह किया आई थिंक सो मच से, सही है। तो ये हमारे आपको पता है प्रोडक्ट जो कम्यूटेटिव होता है इनके आप डी वी डॉट वी लिखे या वी डॉट डी वी लिखे ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि या डी वी डॉट वी या वी डी डॉट डी वी, इससे हमारे पास कुछ भी इक्वेशन पे असर नहीं पड़ेगा, ले सकते हैं। डी आर जो है ये चेंज है, उसकी डायरेक्शन है हमारे पास डी वी सॉरी, ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन को शो करती है। मैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अगर आया है तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री होगी और cos 0 डिग्री किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होती है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे रिलेशन को तो ये बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारे पास जो है वर्क आ जाती है हमारे पास स्टूडेंट, जो हम स्टूडेंट हमारे पास जो वर्क तो आप स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास हम लोग इस इक्वेशन को आगे लेके जाते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है W1 to m हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो v की पावर 2 सही है डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है हमारे पास, अपर लिमिट और लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन से। तो m v डिवाइड बाई 2 इसको m की जगह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे 2 था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। v स्क्वायर अपर लिमिट और लोअर लिमिट है हमारे पास m बाई 2। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, हमारे पास हमेशा हम लोग किस तरह लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं। तो अपर लिमिट हमारे पास v2 है हमारे पास, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हमारे पास रह जाता है। अब W12 किसके बराबर है हमारे पास स्टूडेंट, ये हाफ m, ये m बाई 2 m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हम इस तरह भी स्टूडेंट लिख सकते हैं कि 1/2 सही है, यहाँ पर ये 1/2 है हमारे पास, m को मल्टीप्लाई किया v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह बन जाता है। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है अच्छी तरह कि हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट। फिर हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कि W12, अब ये V2 स्क्वायर है, V स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसको T2 काइनेटिक एनर्जी को हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो T2 हमारे पास माइनस T1, ये हमारे पास क्या V1 है तो हमारे पास T1 हो गया।
तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इसको स्टूडेंट कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करते हो, वर्क हमारा उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। इसके बाद हम वर्क ऑन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट बेसिक जो कैलकुलस है उसमें हमने जो यानी जो मैकेनिक्स है उसमें हमने देखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 1/, डब्ल्यू 1/t, हमारा 1/, सॉरी, माइनस W12 हमारे पास जो हमारे पास वर्क अब हमारे पास कहाँ पर हो रहा है, हमारे पास कि 1 पोजीशन से 2 पोजीशन। तो हमारे पास ये हमारे पास सिंपल मैकेनिक्स में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, W12 हमारे पास जो है माइनस W1, डेल्टा यू हमारे पास किस जगह चेंज है, हमारे पास एनर्जी में चेंज है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस W12 भी लिख सकते हैं, हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट, W12 इज इक्वल टू, ये अगर हम लोग माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये U2 जो है ये माइनस हो जाएगा, और U1 जो होता है वो प्लस हो जाएगा। तो U1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई की, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, सही है। तो इससे हमारे पास आ जाता है W12 इक्वल टू U1 माइनस U2। इसको मैंने स्टूडेंट नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। अगर आप दोबारा करेंगे इक्वेशन, अगर आप लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, इक्वेशन 2 एंड 3 को, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या हो जाता है, तो स्टूडेंट इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास U बन जाता है, कुछ ये रिलेशन हमारे पास कि ऊपर हमारे पास W12 ये, तो कंपेयर करते हैं तो T2 माइनस T1 इक्वल टू U1 माइनस U2 स्टूडेंट बन जाता है। अब हमको रीअरेंज करते हैं कि जहाँ पर T2 है वहाँ पर हम U2 लेके जाते हैं, तो T2 ये अपनी जगह U1 U2 हमारे पास माइनस है, तो इस साइड पर शिफ्ट हुई तो प्लस हो जाएगी। T1 U1 हमारे पास प्लस है, T1 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस से प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो इक्वेशन क्या आ जाता है, T2 प्लस U2 प्लस U1 प्लस T1 बन जाता है स्टूडेंट। रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन का हम लोग स्टूडेंट, तो T1 प्लस U1 इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस है, एक को आगे लेको पीछे लेको कुछ मसला नहीं है, इक्वल टू T2 प्लस U2। इसको हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है हमारे पास देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देखते हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट 1 पर जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो सम है, पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है बराबर है। तो इसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हम देखेंगे फोर्स की कंजर्वेटिव क्या होती है, कि हमारे पास फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है कि नहीं, कंजर्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हमारे पास। कैसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एक दफ़ा थोड़ी सी रिव्यू देते हैं इसको, कि हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लोग फाइंड करते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं उसमें स्टूडेंट कि हम लोग पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 1 2 की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारे पास वर्क जो होता है वो F.ds के F की वैल्यू पुट करो ds की वैल्यू, तो उसको रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और साथ में हमारे पास पोटेंशियल है। अब दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रीअरेंजमेंट होती है T1 प्लस U1 इक्वल टू T2 प्लस U2, तो दोनों साइड जो देखते हैं आप लोग, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की 1 है, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास, और साथ में जो दूसरे साइड पे 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट की सेकेंड पोजीशन की जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँचा है 2T प्लस U2, तो ये हमारे पास दोनों सेम है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब जो हमारा फाइनल जो टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस है हमारे पास स्टूडेंट। कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस हमारे पास क्या है कि जहाँ पर हम यहाँ पर भी हमारे इस तरह है, हर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। अब फोर्सेस भी कंजर्व होते हैं, किस तरह कंजर्व होते हैं हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग वर्क डन ज़ीरो होता है, क्लोज पाथ कैसे होता है, अगर आप अपने घर से जाते हो बाज़ार की तरफ, फिर वापस अपने बाज़ार से घर की तरफ आते हैं, तो फासला सेम है, तो हमारे पास क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फासला
3 मीटर है लेट्स सपोज, तो -3 मीटर इक्वल टू 0। हालांकि देखने से तो ये पता चलता है कि आपने वर्क किया है, लेकिन वो कंजर्वेटिव हमारे पास फोर्स होता है, तो वहाँ पर आप लोग जो फोर्स होती है वो कंजर्वेशन ऑफ वर्क जो होती है 0 होती है। जब कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ 0 हो जाती है, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होती है, 0 हो जाती है। अब तो स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ फोर्स इसको समझने के लिए तो एग्जांपल ही ली है हमने। तो स्टूडेंट ये पॉइंट ए हम आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट ए है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट ए है हमारे पास, और यहाँ पर मैंने पॉइंट बी लिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सी है हमारे पास स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट डी है। अब ये जो हाइट है, यहाँ पर से ऑब्जेक्ट जा रहा है पॉइंट बी तक पहुँचना है इस ऑब्जेक्ट को। ये कैसे जाएगा, इसके लिए मुख्तलिफ डायरेक्शन मैंने ड्रा किया है। ये सीधा भी जा सकता है हमारे पास, ये इस रास्ते से भी जा सकता है, ये इस रास्ते से भी हमारे पास स्टूडेंट जा सकता है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट ए है जो ग्राउंड पर है, और एक पॉइंट बी है जो ग्राउंड से हाइट पर है। वो हाइट कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट, वो एच है हमारे पास। किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से उठाना है, पॉइंट बी पर लेके जाना है स्टूडेंट, तो हमारे पास डिफरेंट रास्ते हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग ए से सी जाएंगे, सी से बी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, या हम लोग ए से डी जाते हैं, डी से बी जाते हैं तो पहुंच। एक और भी रास्ता है जो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ए से बी पर जा सकते हैं, किसी भी रास्ते पर चले जा सकते हैं, तो आपका जो वर्क आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ द, ऐसी फोर्स के लिए कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फील्ड में हमारे पास, तो हमारे पास स्टूडेंट जो वर्क हो रही है वो कंजर्वेशन ऑफ, तो इस तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही फील्ड है ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव है। तो स्टूडेंट उसके बाद एक और डिफिनीशन भी हो सकती है, वर्क डन, ये जो हमारे पास वर्क डन बाय अ फोर्स वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0, ये एक और डिफिनीशन भी हमारे पास है। लास्ट बात यही है कि आप ए से इसी ऑब्जेक्ट को लेके जाए, ए से हम लोग जाते हैं हमारे पास सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए आते हैं, हम लोग इस तरह करते हैं। आप इस तरह भी जा सकते हैं, ए से डी, डी से बी, बी से सी, फिर ए आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेके आ जाएंगे तो ये क्लोज पाथ बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो ऐसा करने से वापस अपनी जगह पर आएंगे, टोटल वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगी। तो जो टोटल वर्क डन हमारे पास वो 0 है। तो स्टूडेंट ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेशन ऑफ फोर्स कहते हैं, जो हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन एम डॉट डी इज इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों डिफिनीशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस की है। सिंपल सी बात है कि एक जगह से जाते हो दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह पे जाते हो, फिर वापस अपनी जगह आते हो, तो आपने जो टोटल वर्क डन किया है वो क्लोज पाथ वो हमारे पास 0 हो जाता है हमारे पास। रियल लाइफ में भी इस तरह हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि आपने वर्क किया तो आप कहते हैं मैंने किया। हालांकि फिजिक्स की ज़ुबान में अगर आप एक जगह से चले जाते हो दूसरी फिर तीसरी फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हो, तो आपकी जो वर्क डन है वो 0 हो जाती है। जब वर्क डन 0 हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, कंजर्वेटिव। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कंजर्वेटिव है, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो भी कंजर्वेटिव है हमारे पास स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास कंजर्वेटिव है। थैंक यू स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपलोड करूँगा। ये हमारा क्लासिकल का तकरीबन 4वां 5वां लेक्चर है। अल्लाह हाफ़िज़।